जय हिंद। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल रात को यानी कि 21 मार्च 2023 को भारत में भूकंप आया था। भारत में जिसके भूकंप के झटके देखने को मिले थे, महसूस हुए थे, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इसका जो केंद्र बिंदु माना जा रहा है, तो केंद्र बिंदु अफगानिस्तान को माना जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि भूकंप आता कैसे है, ये भूकंप बनता कैसे है, कि किस तरह से भूकंप आता है, किस तरह से धरती वाइब्रेट होती है। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि जब धरती पूरी एक है, ये एक पूरी धरती है, ठीक है, कि धरती एक है, तो जब भूकंप आता है तो केवल कुछ ही जगहों पर, विशेष जगह पर ही इसके झटके क्यों महसूस होते हैं? पूरी धरती क्यों नहीं हिलती? पूरी दुनिया में इसके झटके महसूस क्यों नहीं होते? ऐसा क्यों होता है? आज हम इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि हम भूकंप आता कैसे है, इसका कारण क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो जानवर होते हैं, कुछ विशेष जानवर, कुछ जानवरों को भूकंप के आने से पहले ही क्यों पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। उनमें पहले ही चहल पहल मचनी शुरू हो जाती है कि भूकंप आने वाला है। वो बता तो किसी को सकते नहीं, बेजुबान होते हैं, लेकिन उनको मनुष्य से पहले पता लग जाता है, ह्यूमन से पहले पता उन लोगों को लग जाता है कि भूकंप आने वाला है या ऐसी कोई चीज आने वाली है। इस बारे में भी हम लोग आज जानकारी लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोला जाता है। जैसे कि अगर भूकंप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, भूकंप के बारे में कोई पढ़ता है, कोई इसका वैज्ञानिक इसके बारे में पढ़ता है कि इसे कौन सा विज्ञान बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सीस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? सीस्मोलॉजी, ठीक है। लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो उसको दिल पे मत लेना, क्योंकि हम यहाँ पर जीएस पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहे। वर्तनी नहीं सुधारनी है किसी को भी, ठीक है। अगर वर्तनी देखनी है तो हिंदी पढ़ना स्टार्ट करें। यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हम आपको क्या? जीएस, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और आ जाती है कि भाई जब इसको मापा जाता है तो कौन से स्केल से मापा जाता है, कौन से पैमाने से मापा जाता है। तो इसका अध्ययन जो कहलाता है सीस्मोलॉजी, और जिसको मापा जाता है उसको बोला जाता है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, ठीक है। सीस्मोग्राफ से क्या होता है? सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता यानी कि स्पीड और इसकी अवधि यानी कि किस समय आ गया और किस समय तक रहा, यानी कि कितनी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस होते रहे, उस सब को मापा जाता है। किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ के द्वारा। साथ ही साथ इसमें एक गणितीय पॉइंट होता है, सीस्मोग्राफ में ही एक इसका गणितीय पैमाना होता है जिसको बोला जाता है रिएक्टर स्केल, जिसको रिक्टर भी बोलते हैं, रिएक्टर भी बोलते हैं। कई जगह इसका नाम रिक्टर लिखा हुआ आता है। रिक्टर पैमाना, कौन सा पैमाना? रिक्टर पैमाना। यह गणितीय स्केल होता है, इसके द्वारा इसकी तीव्रता, इसकी गति माप ली जाती है पूरी, इसकी तरंगे माप ली जाती हैं पूरी। सब जो गणितीय संख्या में अगर कोई काम होगा तो इसके द्वारा कर लिया जाएगा। होता किसमें? सीस्मोग्राफ में ही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि भूकंप आता कैसे, भूकंप बनता कैसे, या हम यहीं पर बात करेंगे कि जब धरती पूरी एक है, पृथ्वी एक है, तो पूरी दुनिया में इसके झटके महसूस क्यों नहीं होते, किसी विशेष जगह पर इसके झटके महसूस क्यों होते हैं, ये भी हमें जान लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब उससे पहले हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दें कि जो हमारा भूपटल है, जो हमारी धरती है, इसके अंदर, भूपटल के अंदर 50 से 100 किलोमीटर गहराई में, कितना? भूपटल से भी 50 से 100 किलोमीटर गहराई से भूकंप स्टार्ट होता है, जिसको बोला जाता है भूकंप मूल, फोकस, जिसको बोला जाता है भूकंप केंद्र, भूकंप मूल, फोकस। वहां से स्टार्ट होता है और ऊपर आ जाता है भूकंप अधिकेंद्र, सबसे पहले यहां आ जाता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि भूकंप आता कैसे। भाई एक ये प्लेट है, कोई धरती की ये प्लेट है, धरती में ही बहुत सारी प्लेटें होती हैं। सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि भूकंप आने का कारण प्लेटों का टकराना, कई लोग मानते हैं कि चट्टानों का टकराना, कई लोग मानते हैं कि वलित पर्वत का गिर जाना, बहुत सारे चीजें आती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सबने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य होता है वो प्लेटों का टकराना। प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तब धरती में वाइब्रेशन होता है, यानी कि कंपन होता है, और उसी कंपन से झटके महसूस होते हैं, उसको बोला जाता है भूकंप, ठीक है। जहां पर जो बिल्डिंगें कमजोर होती हैं वो बिल्डिंगें गिर जाती हैं और तबाही मचा देती हैं। अभी देखा होगा कुछ समय पहले तुर्की में बहुत ज्यादा तबाही मचा दी, भारत ने अपनी तरफ से वहां पर मदद भेजी थी, ठीक है। बहुत अच्छा काम भारत ने किया था। तो अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ये धरती की प्लेटें चलती रहती है, घूमती रहती है आपस में, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं।
जब भी प्लेटें आपस में टकरा जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एक कंपन सी उत्पन्न होगी, यानी कि एक कंपन उत्पन्न होगी, एक वाइब्रेट, धरती में वाइब्रेट होगी। तो जिस जगह पर टकराई होगी, बहुत सारी प्लेटें हैं, मान लो ये भारत है यहाँ पर, ठीक है। अब भारत के सामने ही कुछ प्लेटें टकरा गई, ठीक है, कुछ प्लेटें यहाँ भारत के सामने ही टकरा गई, तो इतने में ही तो कंपन होगा, पूरी धरती पर थोड़ा ही ना होगा, क्योंकि जितनी प्लेटें टकराएंगी उतनी प्लेटों में ही कंपन होगा, पूरी धरती पर कंपन नहीं होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में कंपन कब होगा, जब सभी प्लेटें आपस में टकराएंगी, तब पूरी दुनिया में भी कंपन हो जाएगा। लेकिन अब इस समय कहां पर टकराई, जैसे कि कल रात को कहां पर टकराई, सबसे पहले अफगानिस्तान में। अब कहोगे सर अफगानिस्तान में टकराई तो भारत में क्यों महसूस हुए, उसके लिए भी हम बताएंगे आपको। पी, एस और एल 3 तरंगे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे, ठीक है। ये तीनों इस तरह से फैलती हैं, इस तरह से जब फैलती हैं तो चारों तरफ लेकर के जाती हैं, अपने आसपास के देशों में भी ये चली जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ समय पहले नेपाल में आया था तो हल्के झटके दिल्ली भारत में महसूस हो रहे थे, हल्के हल्के झटके भारत में भी महसूस होते थे। नेपाल में तो तबाही मचा दी, लेकिन हल्के हल्के झटके भारत में महसूस हो रहे थे। हल्के भारत में कौन सी तरंग आ रही थी, केवल एल, यानी कि लव तरंग, ठीक है, लव तरंग आ रही थी। सेकेंडरी तरंगे में नहीं आ रही थी, लव तरंगे आ रही थी भारत में, लेकिन पी एंड एस तरंगे कहाँ थी, नेपाल में थी, ठीक है ना। अब ये प्लेटें टकरा जाती हैं, एक सिद्धांत तो ये मान लिया जाता है कि प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। अब दूसरी बात, एक एच.एफ. रीड ने क्या बोला, एच.एफ. रीड ने माना कि भूपटल के अंदर ही, कहां, भूपटल के अंदर ही कुछ चट्टानें एक रबड़ की तरह बनती रहती हैं, रबड़ की तरह बड़ी होती चली जाती है। जैसे कि एक रबड़, हमारे पास में रबड़ नहीं है, रबड़ खींचते हो ना आप इस तरह से, अब जब तक उसका मन होता है खींचती जाती है, यानी कि जब तक उसकी औकात होती है खींचती चली जाती है, खींचती चली जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जब वो अपने अंडर से पूरा खींच जाती है तो वो टूट जाती है। तो वैसे ही इन्होंने बोला, एच.एफ. रीड ने बोला कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानें रबड़ की तरह खींचती चली जाती हैं, रबड़ की तरह बड़ी होती चली जाती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये चट्टानें हिसाब से ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और ये टूट जाती हैं। और जब ये रबड़ की तरह टूट जाती हैं तो रबड़ टूटने के बाद अपनी शेप में आती है, फिर से अपनी जगह पर आएगी। वैसे ये चट्टानें टूटने के बाद फिर से जब अपनी जगह आती है तो उस समय धरती में कंपन उत्पन्न होता है, और जब कंपन उत्पन्न होता है तो उस समय क्या होता है, भूकंप मान लिया जाता है। क्या होता है, अर्थक्वेक, कि भाई साहब क्या आ गया, भूकंप आ गया। अब देखो इस सिद्धांत से भी और इस सिद्धांत से भी सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि जहां पर प्लेटें टकराएंगी केवल उतनी जगह पर ही भूकंप आएगा, पूरी दुनिया में नहीं आएगा, ठीक है। या एच.एफ. रीड के अनुसार भी जहां पर चट्टानें टूटेंगी वहां पर ही भूकंप आएगा, पूरी दुनिया में नहीं आएगा। यही कारण है कि किसी विशेष जगह पर ही भूकंप आता है, पूरी दुनिया में सब जगह नहीं आता। वरना कहने को तो धरती केवल एक ही है और हम सब लोग इसी पर रह रहे हैं, पूरी दुनिया इसी पर रह रही है, पानी भी इसी में है, समुद्र भी इसी में है, जमीनी हिस्सा भी इसी में है, पठार भी इसी में है, कोस्टल प्लेन भी इसी में है, पर्वत भी इसी में है, ठीक है, और प्लेन भी यानी कि मैदान भी इसी में, हम लोग भी इसी में रह रहे हैं। अब होना तो ऐसा चाहिए था कि पूरी धरती हिलनी चाहिए थी। पूरी धरती क्यों हिलेगी, क्योंकि प्लेटें जहां टकरा रही हैं वहीं की तो हिलेगी, या जहां की चट्टानें टूट कर अपनी जगह पर वापस जा रही हैं वहीं की तो धरती हिलेगी। तो यही कारण होता है भूकंप आने का, मेन कारण माना जाता है प्लेटों का टकराना। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप आने का मेन कारण क्या होता है, प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है, ठीक है। लेकिन एच.एफ. रीड ने बोला था कि जो चट्टानें होती हैं, भूपटल पर जो चट्टानें होती हैं, वो चट्टानें रबड़ की तरह धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, और जब वो बढ़ करके, यानी कि चट्टानें रबड़ की तरह बढ़ती चली जाती हैं, और रबड़ अपने लास्ट मोमेंट तक कहाँ तक खींचेगी, जहां तक उसकी औकात होगी वहां तक खींचेगी। रबड़ पूरी खींचने के बाद एक बार जब टूट जाती है तो टूटने के बाद फिर से अपनी जगह पर आ जाती है, अपनी शेप में आ जाती है। तो वैसे ही ये चट्टानें होती हैं, ये चट्टानें धीरे धीरे बड़ी होती हैं, और जब पूरी बड़ी होने के बाद जब टूटती हैं तो अपनी जगह पर आएंगी, और जब आएंगी अपनी जगह पर तो क्या होता है, धरती में कंपन होता है। अब देखो किसी रबड़ को आप खींचोगे, इस तरह से खींचते चले जाओगे, और जब वो रबड़ टूटेगी तो भाई बीच में से अगर टूटेगी तो इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, दोनों में चोट करेगी, रबड़ दोनों में चोट करेगी, तो आपका पूरा शरीर क्या होगा, वाइब्रेट कर जाएगा। आप एक तरह से कूद जाओगे, एकदम ऊपर कूद जाओगे बहुत ऊंचे, कि भाई चोट लगी, चोट सी महसूस होती है हल्की सी। तो वैसे ही क्या ये चट्टानें करती हैं, भाई चट्टानें तो बड़ी होती होंगी, जब ये टूटती होंगी तो कंपन तो करेंगी, ठीक है ना, समझ आ गया पूरा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर भूकंप मूल क्या होता है,
भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? आपसे के एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो अभी मैं आपको लिखवा दूंगा और स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको बोलूंगा, टेंशन आप ना लो, पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए हम बात कर लेते हैं कल के भूकंप की ही। मान लेते हैं यहाँ पर है अफगानिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, यहाँ से भूकंप उठा होगा, ठीक है। ये तरंगे जा रही हैं, ये तरंगे जा रही हैं, ठीक है, ये तरंगे जा रही हैं। अब यहाँ क्या होता है, हम मान लेते हैं कि अफगानिस्तान था, जो कल का हमारा भूकंप आया था हमारे देश में, माना जाता है कि इसका मूल केंद्र कौन था? अफगानिस्तान था, और इसकी तीव्रता मानी गई है 6.8, स्पीड इसकी कितनी मानी गई है? 6.8 किलोमीटर, ठीक है। इसकी स्पीड इतनी मानी गई, 1 मिनट में 6.8 किलोमीटर इसकी स्पीड मानी गई, ठीक है। माना कहां से गया? कि अफगानिस्तान से स्टार्ट हुआ था, अफगानिस्तान से, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए मान लीजिए अफगानिस्तान है, यहां प्लेटें टकराई होंगी, कहां पर? अफगानिस्तान में प्लेटें टकराई होंगी, ठीक है। तो जहां पर प्लेटें टकराती हैं वहीं से तो भूकंप उत्पन्न होगा, वहीं से क्या होगा? भूकंप उत्पन्न होगा। तो यहां प्लेटें टकराई, यहां से भूकंप उत्पन्न हुआ, तो इसको बोला जाता है भूकंप मूल। क्या बोला जाता है? भूकंप मूल, या इसी को बोला जाता है फोकस, फोकस, इसी को क्या बोला जाता है? भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, भूकंप फोकस, इसी को बोला जाता है। जहां, कहने का मतलब यह है कि जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है भूकंप मूल या भूकंप केंद्र या फोकस। अब देखिए जहां से कोई गाड़ी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के तुरंत बाद तो नहीं मुड़ सकती ना, तुरंत बाद तो नहीं मुड़ सकती, पहले स्टार्ट होकर के कम से कम थोड़ी सी तो चलेगी, सीधी जाएगी, उसके बाद उसको मोड़ सकते हो, लेकिन पहले तो वो गाड़ी सीधी जाती है। तो ये गाड़ी भी बिल्कुल सीधी जाएगी, पहले यहां पहुंच गई ये गाड़ी भी, ठीक है। इसको बोला जाता है एपिसेंटर। ये भूकंप जब उठता है तो पहले बिल्कुल सीधा जाता है। तो पहली तरंग जो होती है इसकी पी, जिसको बोला जाता है प्राइमरी लेयर, ठीक है, प्राइमरी वेव, लेयर नहीं वेव, प्राइमरी वेव पहले सबसे पहले सीधी चली जाती है, ये चली गई, इसको बोला जाता है भूकंप अधिकेंद्र, भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है। ये हो गया भूकंप के अधिकेंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर, एपी सेंटर, ठीक है। क्या हो गया इसको? एपिसेंटर। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, पी फॉर प्राइमरी, अभी लिख दूंगा यार, ठीक है, पी फॉर प्राइमरी। अब तरंगे इस दोनों तरफ निकलना शुरू होती है, एस तरंग यहाँ पर निकल गई है, ये एल तरंग निकल गई, ये एस तरंग निकल गई, ये एल तरंग निकल गई, इस तरह से, ठीक है। ये हो गई पी, ये एस, ये एल, ये एस और ये एल, ठीक है। एल दोनों तरफ जाएंगी, पी सीधी चली जाती है। इसको पी यानी कि प्राइम, पी से प्रदर्शित इसलिए करते हैं कि सबसे पहली तरंग होती है तो इसको प्राइमरी वेव बोल दिया जाता है। ये दूसरी तरंग होती है, इसको सेकेंडरी वेव बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है लव तरंग, क्योंकि इसका जो खोज की थी तो एच.डी. लव ने की थी। किसने? एच.डी. लव ने की थी, इसलिए इसको लव वेव बोला जाता है, ठीक है ना, वरना लास्ट वेव भी बोल सकते थे, लेकिन एच.डी. लव ने इसको क्या, इसकी क्या की थी? खोज की थी, इस कारण इसको बोल देते हैं लव वेव्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां ये आपको याद हो गया होगा कि जहां से भूकंप स्टार्ट होता है वो बिंदु भूकंप मूल, जहां स्टार्टिंग में पहुंचता है भूकंप अधिकेंद्र यानी कि बीचों बीच एपी सेंटर जिसको बोला जाता है। पहली तरंग कहलाती है पी यानी कि प्राइमरी, दूसरी एस यानी कि सेकेंडरी और तीसरी एल तरंगे। अब इसी तरह से ये फैलती है, ठीक, किस तरह से? इस तरह से फैलती है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर अफगानिस्तान में आया था तो अफगानिस्तान यहाँ होगा, अफगानिस्तान के आसपास में भारत में भी आ गया, यहाँ इधर पाकिस्तान में भी चला गया होगा, दोनों साइड को फैला होगा। तो अफगानिस्तान के पास में जितने देश होंगे या उसके जिस राज्य से स्टार्ट हुआ उसके पास के राज्यों में भूकंप आया होगा, ठीक है। बाकी सभी देशों में नहीं जाएगा, देखो सभी देशों में थोड़ा ही ना गया, ये यहाँ पर सब बच गया, सब कुछ बच गया, ये यहाँ तक ही तो रहा है, बस यहाँ तक रहा है। तो यही कारण होता है कि भूकंप जब भी आता है तो एक विशेष स्थान पर आता है। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है इसकी लेयर 3 लेयर होती है और तीनों लेयर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती। अब बात आती है कि भूकंप स्टार्ट कितनी गहराई से होता है। तो भूपटल से, कहां से?
भूपटल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई से, 100 किलोमीटर गहराई से, 50 से 100 किलोमीटर, यानी कि हमारे भूपटल से, क्रस्ट जो है नीचे, क्रस्ट से भी 100 किलोमीटर अंदर से जाकर के भूकंप स्टार्ट होता है, वहां से धरती हिलना शुरू होती है। अब आप ही देखिए, वरना इतना ऊपर से स्टार्ट होता तो केवल यही रह जाता, भूकंप ज्यादा दूर नहीं फैलता। लेकिन ये यहां से हो रहा है, तो यहां से तो इस तरह से जाएगा ना, फैलता हुआ जाएगा। आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा पेड़ जब होता है ना, बहुत बड़ा पेड़, ठीक है, कोई छोटा अगर पेड़ होता है तो एकदम नीचे ही गिर जाता है और थोड़ा सा नुकसान करता है फसल। लेकिन बहुत बड़ा पेड़ जब गिरता है ना, तो जब वो गिरता है ना तो बहुत दूर तक की फसल बर्बाद करता है, बहुत दूर तक की फसल या बहुत दूर तक की जमीन घेर लेता है जब वो गिरता है। तो यही कारण होता है कि बहुत गहराई से जब ये आएगा तो इस तरह से दूर तक फैलेगा, ये सीधा नहीं जाएगा। पहले तो एक तरफ चली जाएगी, सीधी सीधी एक वेव चली जाएगी, लेकिन बाकी जो सेकेंडरी और लव वेव होंगी वो इस तरह से जाएंगी। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको भूकंप किस तरह से आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जानवरों को भूकंप सबसे पहले क्यों महसूस हो जाता है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना उसके बाद में मैं थोड़ा भी लिखने वाला हूं आपके लिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम कि जानवरों को भूकंप पहले महसूस क्यों हो जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से अधिक का सुनता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिक का सुनता है। लेकिन जो जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बकरी, ये हमारे छोटे मोटे पशु या चमगादड़, ये सभी 20 हर्ट्ज से भी कम का सुन सकती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम का सुन सकते हैं। कौन? जानवर। कौन? जानवर। तो जैसे ही भूकंप नीचे से आ रहा होता है, अब नीचे से जब भूकंप आ रहा होगा, ठीक है, तो 10 से 15 मिनट पहले इनको पता लगेगा, ज्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट पहले, ज्यादा देर तक नहीं, भूकंप आने से 10 से 15 मिनट पहले ही इनके अंदर खलबली मच जाएगी। कुत्ते, बिल्ली, शेर, बकरी वगैरह के अंदर खलबली मच जाएगी, इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, ये अपने बचने का हिसाब देखेंगे, पहले इन्हें पता लग जाएगा कि आफत आने वाली। तो यही कारण होता है कि इनको, यानी कि जानवरों को इंसानों से काफी देर पहले पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं यहां पर लिख लेता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप लोग साथ साथ लिख करके रखना। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी। ठीक है, पैमाना, सीस्मोग्राफ, और इसी में होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। ठीक है, कारण, जो मेन कारण होता है प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से। ठीक है, चलिए, स्टार्ट जहां से होगा कहलाएगा भूकंप मूल, भूकंप मूल। सबसे पहले जहां पहुंचेगा, सबसे पहले जहां पहुंचेगा वो कहलाएगा भूकंप अधिकेंद्र। इसकी जो तरंगें होती हैं PSL, फुल फॉर्म यहां पर लिख देता हूं, P4 होती है प्राइमरी, S4 होती है सेकेंडरी और L4 होती है लव। ठीक है, क्योंकि HD लव ने इसकी खोज की थी।
ये चीजें आपको ज्यादातर पूछी जाती है, ये हमने आपको लिख दी है। और अभी भूकंप चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, कोई भी बच्चा ये ना समझे कि सर ने इतनी जल्दी भूकंप पूरा कर दिया, अभी काफी बड़ा है, अगली क्लास में इसको हम पूरा पढ़ा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो भी नहीं देखी हो जाकर के देख लें, इसी चैनल पर हम लोगों ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा रखा है, यानी कि पॉलिटी की भी हमने भाग 4 तक पॉलिटी भी पढ़ा दिया और आगे भी कंटिन्यू उसको रखेंगे। हिस्ट्री की भी कुछ क्लासेस है, जियोग्राफी की भी पहले से कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, अब ये क्लासेस भी आने वाली हैं। और साथ ही साथ हम आपके जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं। नाटो की क्लास हम लोगों ने डाल दी है, साथ ही साथ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वीडियो भी हमने यहाँ पर डाल दी है, जिसने कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ठीक है, आप देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, वीडियो पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और साथ में जो पार्ट आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उस पर कमेंट कर दिया करें। ठीक है, और आपको भी अगर चाहिए कोई अपनी तरफ से कोई टॉपिक बताना हो तो उस टॉपिक को आप कमेंट में पिन कर दीजिए, हम उसी पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू क्लास।